तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हाँ, तो वी आर रेडी। बस द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की एडिटिंग बाकी है और मैं उसका एपिसोड डाल दूंगा। अगर सच में वो एडिटिंग बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा, लेकिन थैंक गॉड बस सिर्फ वॉइस ओवर ही मुझे काफी ही ज्यादा टेंशन में डाल रहा था, वो पूरा हो चुका है। तो या और आप लोगों को वेट नहीं करवाऊंगा और इस सीरीज से रिलेटेड इसके लेटेस्ट चैप्टर तक मैं पहुंच चुका हूँ और जितने भी सीरीज है उनके लेटेस्ट चैप्टर तक मैं कब का पहुंच गया हूँ। बस जैसे ही इनके न्यू एपिसोड आएंगे तो उसी टाइम मैं डाल दूंगा। और अब वीडियो को एंजॉय करो, साथ में मुझे चाहिए 500 कमेंट्स और भाई 4K लाइक्स तो करवा दो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत यीशिंग सिटी के एक मार्केट से होती है। जैसे कि आपको नाम से पता चल चुका है तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं और इन्हीं लोगों के बीच हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो कि खुद भी मार्केट में यहाँ वहाँ चीजों को चेकआउट कर रहा था। तभी उसका ध्यान एक क्राउड पर जाता है जहाँ पर बहुत शोर हो रहा था, वो भी किसी चीज को लेकर, जिन्हें देख आशु अपने मन ही मन सोचने लगा आखिर ये क्राउड किस चीज को लेकर है। वैसे फेस्टिवल भी तो हो चुका है, फिर भी ये लोग इसे क्राउड में खड़े होकर किस चीज का तमाशा कर रहे हैं। तो क्राउड का मेन रीजन एक और मछुआरा था जिसका नाम चैंग होता है, क्योंकि चैंग ने एक स्पिरिट फिश को पकड़ा होता है जो कि बहुत बड़ी स्पिरिट फिश थी। और चैंग के बगल में जो बंदा होता है तो वही आसपास के लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर रहा है और इसी रीजन से यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राउड बन गई है। सारे लोग उस स्पिरिट या मिथिकल फिश को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि स्पिरिट फिश को पकड़ना इतना आसान नहीं होता और एक स्पिरिट फिश को पकड़ने के लिए एक स्किलफुल मछुआरे की जरूरत होती है। तो उन सब की नजरों में चैंग, जो कि एक मछुआरा है, वो किसी हीरो से कम नहीं है। क्राउड के पास थोड़ा सा करीब जाकर आशु को भी पता चल जाता है कि उसके अलावा भी किसी और ने एक मिथिकल फिश पकड़ी है। वो क्राउड में घुसकर खुद अपने लिए देखना चाहता है कि वो कौन सी टाइप की मिथिकल फिश है। मगर जितने भी लोग क्राउड में खड़े होते हैं वो आशु को जानते हैं। वो आशु के धक्का देने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर आशु को फर्क नहीं पड़ रहा था और वो चैंग के पास पहुंच जाता है। विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए आशु चैंग से बोलता है, वैसे आज मुझे लगता है कि ऊपर वाला हमारे विलेज के लोगों से कुछ ज्यादा ही खुश है, क्योंकि ऊपर वाले ने आज हमें 2 मिथिकल फिश से नवाजा है। मगर पीछे से एक बंदा टोंट मारता हुआ, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि चैंग ने सिर्फ एक ही मिथिकल फिश को पकड़ा हुआ है, या शायद तुम्हें अब चश्मा पहनने की जरूरत पड़ गई है? तो उस बंदे की बात जो ही खत्म हुई, यहाँ से आशु ने अपने मटके से अपनी पकड़ी हुई फिश को निकाला, जो कि एक मिथिकल फिश होती है, जिसको हमने देखा था कि आशु ने खुद इसे क्रोको की मदद से पकड़ा था। और वो चैंग की बात नहीं कर रहा कि उसके पास 2 हैं, बल्कि वो खुद की बात कर रहा है और वो उस बंदे की भी कंफ्यूजन को दूर करता है। मगर एज एक्सपेक्टेड अनार्थ होने की वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो आशु की फिश को बदसूरत फिश बुलाते हैं कि इतनी बदसूरत फिश एक मिथिकल फिश कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आशु ये सब का सब सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ही कर रहा है। बस कुछ भी एक फिश उठाकर वो उसको मिथिकल फिश बुलाने लगा और देखते देखते पूरा क्राउड अब आशु पर हंसने लगा, जो कि आशु को जरा भी पसंद न आया। और चैंग ये देखकर कि क्राउड उसकी साइड ले रहा है तो वो भी काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि तभी पीछे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि कोई आम बंदा नहीं होता, क्योंकि वो दूर से ही चैंग की पकड़ी हुई मिथिकल फिश को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और चैंग की पकड़ी हुई फिश का नाम रेड ब्लडेड फिश होता है। तो हाँ, इस न्यू कैरेक्टर का नाम यूकी है और यूकी कोई आम बंदा नहीं है, क्योंकि वो यांग क्लैन के एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है। और यांग क्लैन के बारे में मुझे आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आशु पहले से ही इस बात को क्लियरफाई कर चुका था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है। इतने इलीट क्लास के मेंबर को देखकर सारे क्राउड में हलचल मच जाती है और यूकी सीधा पॉइंट पर आता है कि चैंग अपनी मिथिकल फिश को कितने दाम में बेचेगा। एक इलीट क्लास मेंबर होने के नाते चैंग कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि यूकी को जितना लगता है तो उतना ही चैंग एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब यूकी पूछने लगा कि आखिर इसका वजन कितना है। तो चैंग से पता चला कि वो 1.18 kg है। तो यूकी ने यहाँ पर उसके वजन से हिसाब लगाते हुए बोला, अच्छा तो इसको ज्यादा से ज्यादा 150 येन का होना ही चाहिए। इस अमाउंट से चैंग को भी कोई मसला नहीं होता और वो खुशी खुशी कहने लगा कि हाँ वो इसको बेचेगा। ये अमाउंट उसे पसंद आई। तो उनके बीच में डील होने से पहले ही पीछे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यूकी से बोलने लगा कि क्या वो उसके मछली के बारे में उसे बता सकता है। तो अब तक वो क्राउड आशु का मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर वो कितना डेस्परेट हो सकता है कि उसको जरा शर्म भी नहीं है कि अपनी रेगुलर फिश को वो अब यांग फैमिली से चेक करवाना चाहता है और उनका टाइम बस वेस्ट ही होगा। ये 3 बंदे पता नहीं, मगर आशु के पीछे वो हाथ धोकर पड़े हुए हैं और यूकी ने अब तक कुछ कहा नहीं। कि वो आशु को डराने लगे कि अगर इससे इंस्ट्रक्टर को गुस्सा आया तो तुम्हारी तो खैर नहीं। मगर जैसा वो
वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनका ऑपोजिट होता है। इंस्ट्रक्टर यूकी आशु के मिथिकल फिश को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि वो एक हॉर्नेस्ट फिश थी और आशु पहले से ही उसका वेट बता देता है कि इसका वेट 1.61 kg है। यहाँ तक के हैरानी की बात ये होती है कि आशु को अपनी फिश के बारे में घंटा भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसका नाम भी इंस्ट्रक्टर यूकी से उसे पता चला है। तो सीधा उसका रेट चैन की फिश का ट्रिपल होता है क्योंकि वो 150 नहीं बल्कि 325 का प्राइस बताते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट को सुनकर क्राउड एकदम से साइलेंट हो गई। हालांकि अब तक वो आशु को एक जोकर समझ रहे थे जिसके पास अपनी एक रेगुलर फिश है और वो उसको मिथिकल फिश बता रहा है। और जितनी अमाउंट की वो फिश थी तो क्राउड में कुछ लोगों को तो इतने पैसे कलेक्ट करने में जनरेशंस गुजर जाते हैं। और जब सीन चैन पर गया तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और क्राउड में वही बंदा जो कि आशु का मजाक उड़ा रहा था तो वो केयरफुल होने का कहता है क्योंकि इतने पैसों का पूरे क्राउड को पता लग गया है और एक बच्चे के साथ इतने पैसों को देखकर उससे कोई छीनने के लिए उस पर अटैक ना कर दे। मगर आशु का फोकस तो कहीं और होता है और वो एकदम से इसको बेचने के लिए राजी हो जाता है। और पीछे खड़ा चैन वो डिसअपॉइंट होकर अपनी मछली को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। एडिशनली अपनी मछली को तो वो वैसे भी बेच रहा है। तो वो इसके बारे में इंस्ट्रक्टर यूकी से और भी कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि वो ऑनेस्टली बताता है कि उसे अपनी मछली के बारे में घंटा भी पता नहीं था, बस ये उसे पता था कि ये एक मिथिकल फिश है। तो इंस्ट्रक्टर यूकी के इंफॉर्मेशन से पता चला कि इस टाइप की मछली बहुत रेयर होती है क्योंकि इसका यूज मेडिसिन में होता है और कभी कभी इनको पिल्स में भी रिफाइन किया जाता है जो कि कल्टीवेटर के ब्रेक थ्रू में भी मदद करती है। और सरप्राइजिंगली इंस्ट्रक्टर यूकी इसी मछली का ही ढूंढने का ऑर्डर भी दे चुके थे, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मछली जो कि इतनी रेयर है तो वो उनको बाजार के एक ऑक्शन में मिल जाएगी क्योंकि इंस्ट्रक्टर यूकी को ब्रेक थ्रू करना था। और इतना सब कुछ बताने के लिए आशु इंस्ट्रक्टर यूकी को थैंक यू भी बोलते हैं और साथ में अपने मन ही मन वो सोचने लगा कि चलो शुक्र है कि उसने पूरी मछलियां बाहर नहीं निकाली, वो भी बाजार में बेचने के लिए, क्योंकि वो खुद के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि सर यूकी के इंस्ट्रक्शन से उनको पता चला है। और अब अगले सीन में शाम हो जाती है जहां हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को बैठे हुए देखते हैं क्योंकि वो अपने पैसों को गिन रहा था, वो भी सड़क के बीचों बीच के। तभी गिनते वक्त उसे एक परछाई नजर आती है जो कि देख वो एकदम से चौकन्ना हो गया। मगर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेन प्रोटैगनिस्ट का दोस्त लीबो है। वो आशु को यहाँ पर कांग्रेचुलेट करने के लिए आया था क्योंकि पूरे विलेज में आशु को लेकर चर्चे हो रहे हैं कि उसको बड़ा मुनाफा हुआ है और आसपास के सारी सिटीज के लोगों को अब उनके विलेज में इंटरेस्ट हो गया है। लीबो को वहाँ देखकर आशु को याद आया कि उसको एक प्रॉपर थैंक यू भी बोलना था, वो भी लास्ट टाइम उसकी मदद करने के लिए जब जीहन फैमिली के लोग उसे बुली कर रहे थे, जो कि सुन लीबो बोलने लगा वो भी मजाक मजाक में कि अगर उसे एक प्रॉपर थैंक यू ही करना है तो वो उसे 350 येन क्यों नहीं दे देता और लीबो उसके थैंक यू को भी एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि ये एक मजाक था लेकिन आशु अपने पैसे किसी को भी नहीं देना चाहता। अब जबकि लीबो वहाँ पर था तो आशु लीबो से पूछने लगा कि यांग क्लैन के मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आखिर कितना पैसा लगता है। तो उसका ये सवाल सुनकर लीबो कहने लगा तुम एकदम सही बंदे के पास आए हो क्योंकि मेरे डैड मुझे वहाँ पर ही भेजना चाहते थे। तो पता चला कि यांग फैमिली जिनका अपना मार्शल आर्ट्स हॉल है वो ट्यूशन फी 350 येन लेते हैं, इसमें कोई भी खाना और कोई भी लगेज नहीं आएगा क्योंकि लगेज मार्शल आर्ट्स हॉल की तरफ से मिलने के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा 500 पे करना होगा। और अगर एक प्रॉपर लाइफ की बात करें जो कि उस हॉल में तुम स्पेंड करना चाहते हो तो एक मेडिकल बात भी होता है जिसके लिए 1000 तो अपना देना पड़ता है, इसमें मील्स और एक्स्ट्रा चार्जेस भी आते हैं। लीबो कहता है कि मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्राइसी जगह है लेकिन वो बेस्ट भी है, यही बात सेंस बनाती है। और अब आशु के डिसाइड करने की बारी थी, वो ज्यादा लालची भी नहीं और उसके पास जितना भी है जो कि 455 है तो ये उसके लिए इनफ है। और इनफ पैसे होने के बाद लीबो से वो कहने लगा चलो कल हम दोनों एक साथ वहाँ पर साइन अप करने के लिए जाते हैं, जो कि सुन लीबो बड़ा ही खुश हुआ और वो उसे अंबानी बुलाने लगा। लेकिन अगर उसे एक साथ ही साइन अप करने के लिए जाना है तो वो उसकी रिक्वेस्ट को टालेगा नहीं कि तभी एक अनजान सी आवाज उसे सुनाई देती है जो कि आशु से बात करती है, एक मिथिक फिश को दोबारा ढूंढो, जिसका उसे पता नहीं चला कि आखिर ये आवाज उसको कैसे सुनाई दी। लेकिन उससे बढ़कर सीन जीहन क्लैन के पास गया जहाँ पर अंडरग्राउंड चेम्बर में उनके जितने भी बटलर्स थे तो वो जीहन क्लैन के मानोर को इंस्ट्रक्शन बताते हुए बोलने लगे कि शाओ को अब वैनिश हुए काफी अरसा हो गया है, मगर जब भी उन्होंने सुराग ढूंढने की कोशिश करी तो बात एक बच्चे पर खत्म होती है जिसका नाम आशु है, जो कि सुन जीहन फैमिली का मानोर उनसे कहने लगा कि उसे इस तरह के मसलों में ना तो अपना दिमाग खाना है और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। वो तभी उसके पास रिपोर्ट लेकर आए जब सब कुछ सोल्व हो जाए, क्योंकि इसी चीजों के लिए ही उन्होंने बटलर जैसे लोगों को हायर किया हुआ है, जो कि ये बात सेंस भी बनाती है। और अगर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की अब स्टैट्स की बात की जाए तो उसके साथ पैसा 455 था, क्रोकी और चोंकी भी अब उसके साथ थे। और अगर फ्यूजन की बात की जाए तो वो अभी भी 7.5 है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और जैसे जैसे वो और मछलियों को खाएगा और वाटर एसेंस को कलेक्ट करेगा और स्पिरिट प्लांट को खाएगा
पाएगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और देखते ही देखते रात हो जाती है और हमारा सीन गया मेन प्रोटैगनिस्ट पर, जो कि अपनी बोट में बैठा हुआ था और क्रोको भी वहाँ पर उसके साथ था। आशु मछलियों को शेफ करते हुए एक सूप बना रहा था, जिसके लिए उसने बाजार से काफी ज्यादा स्पाइसेस भी लाए हुए होते हैं। और सूप बनने के बाद जब उसने ऊपर का ढक्कन हटाया तो बहुत ही कमाल का सूप बना हुआ था, जो कि एक सिप लेकर आशु को पता चल जाता है कि उसने कितना जबरदस्त सूप बनाया है। सिर्फ आशु ही नहीं बल्कि चौंकी और क्रोको, उनके मुंह से भी पानी टपक रहा था। मगर आशु इतना ज्यादा जालिम भी नहीं, इसलिए वो अपना सूप उन दोनों को भी दे देता है। और एग्जैक्टली इस सूप को पीने के बाद उसे 24+ एसेंस मिलते हैं, जो कि उसको पहले से ही पता था, क्योंकि मिथिकल फिश को खाने के बाद एसेंस दुगने आते हैं कंपेयर टू स्पिरिट प्लांट को खाने पर। और एडिशनली उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत नोटिसेबली ग्रो कर रही थी, जिसको वो फील करके भी बता सकता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि वो खुद को अपने पेट्स को लेकर बहुत लकी भी मानता है, क्योंकि उनकी मदद से वो पानी के अंदर जितने भी खजाने हैं तो वो भी ढूंढ सकता है, जो कि उसके दोनों पेट्स ने अभी कुछ देर पहले ढूंढ निकाला। लेकिन खजाने से मतलब ये नहीं कि सोना चांदी, बल्कि स्पिरिट प्लांट्स और वाटर एसेंस को लेकर ही मैं बात कर रहा हूँ। और अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। जो ही उसने स्टेटस विंडो पर रिफाइन का बटन दबाया तो अगले पल पूरी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और पावर उसकी बॉडी में अब भर भर के वो फील कर पा रहा है। मजीद तुम लोगों को कुछ और जानना है तो मैं ये स्टेटस विंडो का एक बड़ा सा मैसेज दिखा रहा हूँ, अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लो। और अब सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना ही नहीं बल्कि उसे टेस्ट आउट भी करना होता है। तो इस चीज को लेकर आशु कहने लगा कि काश उसके पास एक फाइटिंग पार्टनर होता। और तो साथ में ये भी पता चलता है कि उसकी पानी को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। मगर सिर्फ उसको खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पेट्स को भी इवॉल्व करना होगा, जिसके लिए बहुत बड़े अमाउंट की एसेंस की जरूरत है। क्रोको के लिए 799 वाटर एसेंस चाहिए तो दूसरे पेट के लिए भी 799 ही चाहिए। एक सेकंड के लिए उस ताबूत को आशु निकालता है, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके थे। वो देखने में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था और यही ताबूत उसको इस पावर के मिलने का रीजन था। मगर क्या इसको इंसान ने बनाया है या फिर किसी और क्रीचर ने, ये अभी तक वो कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन बस उस ताबूत को देखकर वो इतना बता सकता है कि इस पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। एक तरफा यंग ड्रैगन बना होता है तो दूसरी ओर एक एप बनी होती है। एप यानी कि चिंपैंजी और बंदर की एक नस्ल। और अगर बाकी दोनों साइड्स की ओर देखा जाए तो वहाँ पर इंसानों की शक्ल में एक ऐसे गॉड्स नजर आते हैं जिनकी निचली बॉडी कभी सांप की होती है तो कभी ड्रैगन की। बस सबसे मिस्टीरियस पिक्चर एक एम्परर की उसे नजर आती है जिसने एक ब्लैक रोब पहना होता है। मगर आशु अगर इसी चीज को लेकर सोचता रहा तो वो ये खुद भी जानता है कि इसको वो कभी सोल्व ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वो कल के लिए मार्शल आर्ट्स हाल जाने के लिए बहुत ज्यादा उतावला होता है, क्योंकि जितना जल्दी वो स्ट्रॉन्ग और ग्रो करेगा तो उतना ही वो जीहेंग फैमिली के तंग करने और बुलियन से बच जाएगा। और अगर एक बारी वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो वो जीहेंग फैमिली की वाट लगा देगा। जिसके बाद अगला सीन सुबह का होता है और लीबो और आशु एक कैरेज में बैठे होते हैं, वो भी यंग मार्शल आर्ट्स हाल की ओर निकलने के लिए। और तो आशु के कंपेयर में लीबो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और देखते ही देखते पिनयांग टाउन वो दोनों पहुंच जाते हैं। देखने से ही मालूम होता है कि वो टाउन बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वहाँ के खाने, वहाँ की डॉल्स वगैरह और वहाँ के लोग उनके विलेज से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। लेकिन पिनयांग टाउन में सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि कल के क्राउड वाले भी कुछ लोग आए हुए होते हैं, जो कि आशु को लूटने के लिए यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं। और इनको ये बात कैसे पता चली? तो रास्ते में बैठकर जब आशु अपने पैसों को गिन रहा था और पीछे से लीबो आया तो उस सारी कन्वर्सेशन को एक बंदे ने सुन लिया। और वो कहते हैं ना कि आराम से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो उन कानों से मतलब ये होता है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से आशु के साथ जितना पैसा है तो वो तो अपनी बीवी को बेच कर भी इतना पैसा तो मैं कोई भी नहीं देगा, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। और तो आशु का मजाक बनाते हुए कि वो लोग तो बस एक बच्चे की मदद कर रहे हैं ताकि वो अपनी उस बड़ी रकम को मार्शल आर्ट्स के हाल को ज्वाइन करने में जाया ना कर दे। और जिस रोड में वो लोग खड़े हैं तो यही से ही उनका गुजरना होगा, क्योंकि उस हाल तक पहुंचने के लिए यही एक रास्ता है। कुछ देर के बाद उन लोगों की बातें सच निकलती हैं, क्योंकि लीबो और आशु सामने से आ रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करते वक्त इतना मगन होते हैं कि वो लोग रियलाइज ही नहीं करते कि कोई उनका वेट कर रहा होगा। लीबो को तो सिर्फ इस बात की पड़ी थी कि ट्रेनिंग करने के बाद वो कैसे फाइट करेगा, तो अगली और आशु जो है तो उसको जस्ट इस चीज को लेकर क्यूरियोसिटी थी कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी स्ट्रेंथ का वो कितने % इस्तेमाल कर पाएगा। बस यही देरी होती है कि अब उनकी प्लानिंग शुरू हो गई। और हैरानी की बात ये होती है कि वो लोग आशु को खुद बताते हैं कि वो उस क्राउड में खड़े थे। अगर वो उनके चेहरे की ओर थोड़ा सा गौर करे तो वो इससे पहले भी उस क्राउड में मिल चुके हैं। और वो लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तो उसको हमारे हवाले कर दो। वो आशु को 2 चॉइसेस भी देते हैं कि वो पैसा देगा या फिर इसके बदले उसे मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि आशु सेकंड ऑप्शन को चुनेगा, क्योंकि अगर वो लोग सक्सेसफुल हो पाए तो तभी हो पाएगा, वरना तो उन लोगों को लेकर आशु के पास एक अच्छा सा प्लान
है, वो भी उनकी मरम्मत करने के लिए। और अब अगर हम आशु के स्टैट्स की बात करें, पैसा तो सेम होता है साथ में उनके दोनों पेट्स को मिलाकर, लेकिन अगर उसकी फ्यूजन की बात की जाए तो वो 7.5 से 11.7% पहुंच गई है। हाँ, तो अब एक और बात बताता चलूं, इसी के साथ इस सीरीज की लेटेस्ट चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। जैसे ही कोई नया चैप्टर आएगा मैं एकदम से ही उसे एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, क्योंकि आई नो ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।